स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज कवराई की तरफ से आप सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध हैं। और आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस यानी बायो के बारे में लेसन दूसरे के बारे में आप बताएंगे। लेसन पहले के हमने जब प्रक्रम अध्याय के 2 वीडियो बनाए हुए हैं और सारे वीडियो एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर हैं। और सभी बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी बच्चे अपने दोस्तों पर ताकि सभी बच्चे इस कोरोना महामारी को देखते हुए घर पर अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें और अपना घर पर ही सभी बच्चे रहें, ऑनलाइन एजुकेशन करें। नोट्स के लिए अगर चाहिए तो नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ है नंबर 8076317021 9919425442। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर में आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आज का लेसन क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। दूसरा लेसन का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय का हम पेज नंबर 132 के प्रश्न उत्तर बताएंगे। पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है। इसमें पूछ रहा है प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच क्या अंतर है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। पर्यावरण में किसी भी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक कोई क्रिया हो जाए उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। अचानक हमारे साथ कोई घटना घट जाए और या कोई क्रिया हो जाए तो वह प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे कि किसी गर्म बर्तन पर अचानक हाथ लगने पर उससे बचने के लिए तेजी हाथ का हटाना, यानी किसी भी गर्म बर्तन पर या तवे पर हमारा हाथ लग जाता है तो हम तेजी से हटाते हैं, इसके लिए सोचते नहीं है कि हटाएंगे ना हटाएं, यानी अचानक हमारे साथ क्रिया हो जाती है। इस प्रकार क्रिया में हमारे सोचने के लिए मस्तिष्क का कोई नियंत्रण नहीं होता, यानी यहाँ पे मस्तिष्क का कोई कार्य नहीं, हम वहाँ पे सोच नहीं पाते कि मस्तिष्क के द्वारा सोचें हाथ हटाएं कि नहीं हटाएं। या अचानक सांप को देख करके डर जाना, ये प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। टहलना हमारे सोचने पर निर्भर करता है, यह एक ऐच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा अनुसार जो क्रियाएं होती है वह ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हमारी सोच समझ पर निर्भर करता है। यह क्रिया मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है इसमें दो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रथन सिनेप्स में क्या होता है। विभिन्न तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी जो तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है उनका आदान प्रदान सिनेप्स यानी अंतर्ग्रथन सहायक होता है। यह तंत्रिका कोशिका द्वारा भेजी गई सूचनाओं को यानी जो विद्युत आवेग के रूप में होती है वे रसायनों में विभेदित कर देता है ताकि ये रसायन दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को पार करके दूसरी तंत्रिका कोशिका में प्रवेश कर सके। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, इसमें मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में स्थित होता है अनुमस्तिष्क भाग जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। कोई भी वीडियो हो उसको अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। कोई भी वीडियो उसको लास्ट तक देखेंगे तभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आएंगे। अगला प्रश्न है इसमें हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। अगरबत्ती की गंध को ज्ञानेंद्रिय नाक द्वारा ग्रहण करने के बाद नाक में उपस्थित तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा ज्ञानेंद्रिय नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके बाद तंत्रिका कोशिका द्वारा विद्युत आवेग में परिवर्तित करके अन्य तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। अन्य तंत्रिका कोशिकाएं अगली तंत्रिका कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और अंत में अग्र मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। कहाँ पे अंत में? अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में अगरबत्ती के बारे में जानकारी पहले से ही उपस्थित रहती है जिससे हम इसकी गंध का पता लगा लेते हैं। यानी हमारे कोई सामने कोई चीज होती है सोचते हैं तो सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में जाती है। जैसे कि अगर अग्र मस्तिष्क की गंध सबसे पहले मस्तिष्क में पहुंच जाती है, जब कोशिकाओं के द्वारा पहुंचती है वहां तक जानकारी तो उसके पहले ही वहां अगरबत्ती की गंध जा पहुंच चुकी होती है।
अगला प्रश्न है इसमें 5वां नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है। मस्तिष्क जो होता है, ब्रेन, वो हमारे शरीर का मुख्य समन्वय यानी मुख्य केंद्र होता है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त करके उनका आकलन करते हैं। ये क्रियाएं मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। कहाँ पे? मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क पर नियंत्रित होती हैं। देखते हैं अगले पेज नंबर के प्रश्नोत्तर। पेज नंबर 136 के प्रश्नोत्तर हैं। अब पेज नंबर 136 में पहला प्रश्न पूछा गया है, पादप हार्मोन्स क्या है? यानी पादप हार्मोन्स क्या है? पौधों के अंदर उद्दीपन ग्रहण करने वाली कोशिकाओं द्वारा स्रावित वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। किसका करते हैं? पौधों में नियंत्रण रखने का एवं समन्वय का कार्य करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। जैसे कि जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एप्सिक अम्ल आदि ये क्या है? पादप हार्मोन्स है। अगला प्रश्न है इसमें, छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्रारोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? यानी जो छुई मुई पौधों की पत्तियों की गति होती है और प्रकाश की ओर से प्रारोह की गति किस प्रकार से अलग अलग है? छुई मुई के पौधों की पत्तियों की गति वृद्धि से संबंधित नहीं है, यानी ग्रोथ से संबंधित नहीं है। जब हम पौधे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श यानी छूते हैं तो स्पर्श होने की सूचना को संचारित करने के लिए कोशिकाएं अपनी आकृति बदल देती हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियों को जैसे ही छू लेते हैं तो कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, अपनी आकृति बदल लेती हैं। पादप कोशिकाओं में विशेष प्रोटीन नहीं होते, पर ये जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती हैं, जिसके कारण उनका आकार बदलता हुआ नजर आता है। और छुई मुई के पौधे में यह गति स्पर्श के कारण होती है, उसमें प्रोटीन न होने के कारण होती है और इसमें स्पर्श यानी छू लेने के कारण हो जाती है। और गति में तीव्रता होती है, जबकि प्रकाश की ओर प्रारोह की गति अपेक्षाकृत धीमी होती है और एक विशेष दिशा में ही होती है। अगला प्रश्न है, एक पादप हार्मोन्स का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि बढ़ाता है, जो वृद्धि को बढ़ाता है। पादप हार्मोन्स जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन आदि सभी वृद्धि को बढ़ाते हैं, केवल एप्सिक अम्ल ही वृद्धि को रोकता है। कौन सा अम्ल? एप्सिक अम्ल। अगला प्रश्न है इसमें, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? ऑक्सिन प्रारोही के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कहाँ होता है? अग्रभाग में, तथा कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। ऑक्सिन स्पर्श के लिए संवेदनशील होता है, यानी छूने के लिए संवेदनशील होता है। जब प्रतान किसी आधार के संपर्क में आते हैं, यानी किसी के संपर्क में आते हैं, तो ऑक्सिन विसरित होकर दूसरी ओर चला जाता है और ऑक्सिन का सांद्रण दूसरी ओर अधिक होने के कारण वह भाग अधिक तीव्रता से बढ़ाता है। क्या करता है? उसकी गति जो होती है वो अधिक तीव्र गति से बढ़ती है और इस प्रकार प्रतान मुड़ जाता है और वस्तु का जकड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे चारों ओर से जकड़ लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग अभिकल्पना कीजिए। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए क्या करना है? एक प्रयोग करना है। जैसे जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना, पौधों की जड़ें जल प्राप्त करने के लिए भूमि में नीचे की ओर गति करती हैं। कहाँ करती हैं? भूमि में नीचे की ओर गति करती हैं। इस गति को जलानुवर्तन कहते हैं, यानी भूमि से जो नीचे की ओर जल प्राप्त करने की गति करती हैं वह जलानुवर्तन होता है। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक पेड्रिक ट्रीस लेकर उसमें रंध्र युक्त गत्ते के टुकड़े को सीधा खड़ा कर दें। इसके एक भाग में मिट्टी भर दें तथा दूसरे भाग में जल भर दें। मिट्टी वाले भाग में कुछ अंकुरित बीज उगने के लिए रख दें और इस संपूर्ण
उपकरण के 3-4 दिनों के लिए ऐसी जगह पर रख दें जहां पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश तथा वायु हो, यानी जहां पे सूर्य का प्रकाश भी हो और हवा भी पहुंचती जाए, वहां पे इनको रख दिया जाए। 3-4 दिन बाद देखने पर हमें निम्नलिखित बातें ध्यान में देखने को मिलती है, जैसे कि जड़ें जल की ओर मुड़ने लगती हैं। कहाँ मुड़ने लगती है? जल की ओर। और प्रारोह जल की विपरीत वृद्धि करने लगा। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जड़ों में धनात्मक जलानुवर्तन होता है। जड़ों में क्या होता है? धनात्मक जलानुवर्तन होता है और प्रारोह में ऋणात्मक जलानुवर्तन होता है। जल में क्या होता है? धनात्मक जलानुवर्तन और प्रारोह में ऋणात्मक जलानुवर्तन होता है। अब पेज नंबर 138 के प्रश्नोत्तर आपको बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? यानी जीव जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? अभी हमने आपको पादपों में बताया था। जंतुओं में विभिन्न हार्मोन सूचनाओं के संचरण का कार्य करता है। जंतुओं में जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं वो सूचनाओं का संचरण का कार्य करता है, जैसे कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है वो क्या करता है? शरीर की ग्रोथ और विकास को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन हार्मोन जो पाया जाता है वो रुधिर में जो शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रण यानी कंट्रोल करता है। और अधिवृक्क ग्रंथि में स्रावित एड्रिनल हार्मोन्स मुख्यतः नियंत्रण और समन्वय का कार्य करता है। यह सीधे रुधिर से स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। जो हमारे हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों के भाग होते हैं वही शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग होता है। अगला प्रश्न, इसमें आयोडीन युक्त नमक की उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन में थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अनिवार्य होता है और थायरॉक्सिन हार्मोन शरीर में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि आहार में आयोडीन की कमी होगी तो गैटर रोग भी हो सकता है, इसलिए आयोडीन नमक की सलाह दी जाती है। अगला प्रश्न है, जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है? जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होता है तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्या होती है? जब एड्रेनालिन रुधिर में स्रावित होता है तो हृदय में धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। क्या हो सके? हृदय में धड़कन बढ़ने की गति होती है, पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। और पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है? पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों को छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। क्योंकि इन अंगों में जो छोटी धमनियां होती हैं उनके आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं और डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। जब डायाफ्राम में पसलियों की पेशी यानी संकुचन से पेशियां होती जो श्वसन दर भी बढ़ जाती है। अगला चौथा प्रश्न है, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों दी जाती है? इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण अग्नाशय में होता है। कहाँ होता है? अग्नाशय में, जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में स्रावित नहीं होता है तो रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। क्या होता है? रुधिर में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है जिससे स्वास्थ्य पर विभिन्न हानिकारक प्रभाव होते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, जिससे इसीलिए इंसुलिन की आपूर्ति करने हेतु मधुमेह रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। आज का वीडियो अभी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी का भी अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।